हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स ऑन फिजिक्स न्यूमेरिकल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे फिजिक्स की फ्री क्रैश कोर्स जिसमें हमने 3 पेपर सेट प्रोवाइड किया है और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस 3 पेपर सेट को बिना सॉल्व किए एग्जाम में मत जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सारे वहीं से आने वाले हैं। इसके सॉल्यूशन भी हम अपलोड कर रहे हैं, 3-4 चैप्टर के हमने अपलोड कर दिए, हर एक क्वेश्चन वाइज, जो आप हमारे ऐप पर पा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तक आपको पूरी गाइडेंस इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा, क्वांटम फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, ये तीनों टफ चैप्टर के पूरे मुंबई में सबसे टॉप प्लेलिस्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। बस आपको सर्च करना है क्वांटम फिजिक्स मैथ्स इन डेप्थ, सेमीकंडक्टर मैथ्स इन डेप्थ, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म मैथ्स इन डेप्थ। आपको दोस्तों सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन जो है, इंटरफेरेंस और थ्योरी तो पूरी हमने कवर कराई तीनों चैप्टर की, इंटरफेरेंस एंड क्वांटम फिजिक्स की सारे न्यूमेरिकल कवर कराए। और इस वीडियो में और एक और वीडियो में दोस्तों मैं 2 पार्ट में पूरे न्यूमेरिकल कवर कराऊंगा, सेमीकंडक्टर के एंड रिमेनिंग चैप्टर के। जब मैं रिमेनिंग चैप्टर की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग हर बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं सुपर कंडक्टर चैप्टर को। सुपर कंडक्टर से भी दोस्तों न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो हो सकता है आप गलत कर दे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराता हूं बिना आपका समय गवाए सुपर कंडक्टर के न्यूमेरिकल को। शुरू करने के पहले एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, ये दोस्तों कोई 12th का एग्जाम नहीं है जिसमें आप लॉग टेबल वगैरह यूज करते हो। आपको कैलसी से डायरेक्टली आंसर पुट करके निकालना होता है, बस आपको कंसेप्ट सही पता होना चाहिए। इसलिए मेरा पूरा मेन इस पूरे न्यूमेरिकल सीरीज में फोकस रहेगा कि आपके कंसेप्ट सही बिल्ड हो। तो मैं कंसेप्ट बिल्ड करने का काम करूंगा, पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिखाऊंगा, पहले कंसेप्ट बता के, डेरिवेशन बता के, फिर पुट करके वैल्यू का सॉल्यूशन डायरेक्टली दिखाऊंगा, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आपको वो लॉग टेबल से नहीं, वो आपको करना है दोस्तों कैलकुलेटर से। तो लॉग टेबल से होता तो ऑब्वियसली मुझे करके दिखाना होता, ताकि आप भी कोई मिस्टेक ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताऊंगा कि क्या स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रहेगी, 2 पार्ट में आएगी, एक्चुअली 3 पार्ट में। तीसरा वाला मैं जो है इंटरफेरेंस और क्वांटम मैकेनिक्स से जो मैंने न्यूमेरिकल कवर करा है ऑलरेडी, वो कंबाइन करके एक डाल दूंगा, ताकि आप सारी न्यूमेरिकल एक साथ देख सके। बाकी 2 दोस्तों मैं अभी और एक सुबह जो है आपको प्रोवाइड करूंगा न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर वीडियोस। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने बात की, जिस चैप्टर को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, और उस चैप्टर का दोस्तों नाम है क्या? सुपर कंडक्टर। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, वो टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्टली एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मूले के ऊपर आएगा, जिसमें आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी की वैल्यू HC आपको निकालनी होगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो भी मटेरियल सुपर कंडक्टर होता है, हर एक सुपर कंडक्टर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अपनी सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। जिस मिनिमम टेम्परेचर पे वो दिखाना शुरू करता है, मिनिमम बोला गलत होगा, लार्जेस्ट, वो मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव साइड ही टेम्परेचर होता है। लेकिन दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर, जो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मटेरियल है जो माइनस से 270 पे दिखाता है सुपर कंडक्टिविटी, और एक दूसरा मटेरियल है जो उससे भी कम -273 पे दिखाता है। तो मैं कहूंगा कि -270 तो बड़ा है ना -273 से, राइट? तो मैं कहूंगा कि मिनिमम पहला वाला, मतलब देखो, अगर -270 पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है तो -273 पे भी वो मटेरियल दिखाएगा। उससे और कम जाओगे तो सुपर कंडक्टर बना रहेगा वो, ठीक है? एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप टेम्परेचर कम कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टिविटी दिखाना शुरू कर दे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टिविटी दिखाना शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं, उस पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर। जो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई मटेरियल 0K पे है, 0K मतलब दोस्तों यहां पर आप समझिएगा कि 0K से नीचे टेम्परेचर हम जो है प्रैक्टिकली नहीं जा पाते, वहां जाना ही बहुत मुश्किल होता है। 0K पे जो मैग्नेटिक, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, वो दोस्तों यहाँ पे H0 है। और TC क्या है? TC इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर, जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मेरे पास एक फिक्स मटेरियल, मैं आइसोटोप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास अगर एक फिक्स मटेरियल है, मेरे पास एक क्या है, एक फिक्स मटेरियल है, तो उस फिक्स मटेरियल के लिए दोस्तों हमारा TC और H0 तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकाला जा रहा है 0K पे। तो दोनों के दोनों वैल्यू दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेशन में फिक्स है, मतलब डिपेंड्स ऑन मटेरियल है। तो ये फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप T को वेरी करवाते हैं, अगर आप T को वेरी करवाते हैं, तो नया क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दैट इज HC। ये पूरे फॉर्मूले में ये 2 चीज मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है जो फिक्स है,
बाकी ये दो चीज टेम्परेचर के हिसाब, मतलब ये जो टेम्परेचर वेरी होगा, वेरिएबल है, उसके हिसाब से ये भी वेरी होगा। ये उसका दोस्तों रिलेशन बता रहा है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर टी के लिए बताओ एचसी क्या होगा। तो आपको पहले ये फॉर्मूले का मतलब पता होना चाहिए भाई टीसी क्या है। ये तो बहुत सारे बच्चे ये दोनों को रिलेट कर देते हैं, ये दोनों रिलेटेड नहीं, कांस्टेंट है। दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गिवन सुपर कंडक्टर, जो उसकी प्रॉपर्टी पे है। एचसी इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन टेम्परेचर टी, नॉट टीसी, एंड एच नॉट इज द मैग्नेटिक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 के। ये चीज याद रखिएगा, इन चीजों को दोस्तों भूलिएगा मत, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे कंसेप्ट। इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। सी दिस न्यूमेरिकल, बहुत फेमस मुंबई यूनिवर्सिटी का प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल, हर साल पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल, हर साल नहीं मतलब हर बार पूछते हैं तो यही पूछते हैं। और ये न्यूमेरिकल है, अ सुपर कंडक्टर हैज अ क्रिटिकल टेम्परेचर 3.7 डिग्री केल्विन, 3.7 डिग्री केल्विन एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड, एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, फिर से देखो, a superconductor has a critical temperature 3.7 डिग्री केल्विन, मतलब ये आपको दोस्तों टीसी की वैल्यू दे रहा है कि वो कब सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करना शुरू करता है। एट 0 डिग्री के द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। एक मिनट रुकिएगा, ये फील्ड कहां से आ गया, हाँ यहाँ रुको रुको, देखो क्या बोला जा रहा है कि 0 के पे क्या है दोस्तों, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.0306 टेस्ला। यूनिट याद रखिए, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टेक्निक्स टेक्नियो पता नहीं क्या क्या लोकल बुक फॉलो करते हैं, वहां पर इतने बेकार प्रेजेंटेशन होते हैं न्यूमेरिकल में, कहीं पर भी यूनिट पुट नहीं करते, फाइनल आंसर में यूनिट लिखते हैं, बच्चा कंफ्यूज जाता है यूनिट आएगा कैसे। इसलिए यूनिट लिखने की दोस्तों आदत डालना, ये मैं बताऊंगा। अच्छा ये क्या दिया गया, ये एच नॉट है, मैंने बताया था एच नॉट क्या है, 0 के पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, राइट, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। What is a critical magnetic field at a temperature 2.0 डिग्री के? What is a critical magnetic field at the temperature 2.0 डिग्री के? 2.0 डिग्री के पे क्या होगा हमारा, क्या क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। 2.0 डिग्री के पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक दूसरा टेम्परेचर दिया है, उस पे पूछा है आपको एचसी की वैल्यू। आप समझ गए क्या पूछा गया, मतलब आपको एचसी पूछ रहा है टी गिवन टी पे, एंड टीसी इज गिवन, दिस इज टीसी एंड दिस इज एच नॉट। तो अब यहां पर दोस्तों हम डायरेक्टली देखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। सी एच नॉट दिया गया है, व्हाट इज एच नॉट, दिस वन है ना टेस्ला में। व्हाट इज टी, टी इज गिवन टेम्परेचर जिसमें हमें एचसी निकालना है, दैट इज 2.0 डिग्री केल्विन, दिस वन। एंड टी नॉट दोस्तों हमें यहां पर दिया गया है, इट इज नॉट टी नॉट, इट इज टीसी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टीसी इज 3.70 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो देखो अब ये फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर हमने ये, अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुट किया, ये पुट किया टी की वैल्यू, सॉरी ये टी की वैल्यू पुट की 2 और टीसी की वैल्यू पुट की 3.7। ये ऐसा करने का नहीं, क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे एच सी इक्वल्स टू, आपने लिखा दोस्तों एच नॉट, क्या लिखा आपने, एच नॉट, एच नॉट की वैल्यू के साथ जो है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट पुट करो, मतलब 0.0306 टेस्ला। क्यों बोला, भाई पता चलेगा, देखो ये 2 दोस्तों क्या है, 2 डिग्री केल्विन, नीचे क्या है 3.7 डिग्री केल्विन, और ये इससे पूरे का होल स्क्वायर, ये दोनों केल्विन केल्विन कैंसिल होगा दोस्तों। इस तरह ये पूरा क्वांटिटी यूनिटलेस हो गया, इसलिए ये पूरे का यूनिट जो है वो टेस्ला होगा। अब ये कैल्सी में डायरेक्टली पुट करो, यू विल गेट दिस आंसर, ओके। तो अब ये कैल्सी का खेल है, आपको कैल्सी यूज करना चाहिए, उसमें देख लेना कि सारे मोड वगैरह सब सही है कि नहीं। तो क्योंकि कैल्सी डायरेक्टली करना है, इसमें ये करके दिखाना तो कोई बहादुरी है नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या है कि यूनिट लिखना इज इंपॉर्टेंट, और आपको हर एक टर्म का मतलब पता चाहिए कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले सब में जब मैं चलूंगा तो इस चीज को आप बेहतर समझेंगे, मतलब कुछ आगे सम आएंगे, ये है शायद आगे है, जिसमें मैं बताऊंगा यूनिट नहीं लिखे तो कैसे गलत हो सकता है। देखो कभी कभी दोस्तों एच जो है उसकी यूनिट टेस्ला दी होती है, कभी कभी एम्पियर पर मीटर दी होती है। बच्चा कंफ्यूज कब क्या यूज करना है, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, आप पहले पुट तो करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैंसिल होगी यूनिट क्या बच रही है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो इस क्वेश्चन को, द क्रिटिकल फील्ड ऑफ नियोबियम इज 1 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। अब यहां पर दोस्तों तो एम्पियर पर मीटर यूनिट दिया गया एट 8 के, मतलब 8 केल्विन पे क्रिटिकल फील्ड जो है वो 1 × 10⁵ है, यूनिट है एम्पियर मीटर, एंड 2 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर एट 0 के। देखो 0 के पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एच नॉट, क्या बोलते हैं, एच नॉट। और दोस्तों यहां पर ये जो चीज है ये क्या दी गई है, ये एच सी दिया गया है, ये क्या है, ये टी है, गिवन टेम्परेचर टी पे एच सी क्या होगा, ये एच नॉट है। कैलकुलेट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, टीसी पूछा जा रहा है, टीसी बताओ उसका टीसी क्या, टीसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। गिवन टी पे हमें एचसी दिया है, एच नॉट दिया है 0 के पे, और टीसी पूछा गया। तो अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मतलब कोई चीज नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। देखो मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं,
सी। इसके अंदर दोस्तों क्या हो रहा है ना, ये हमें ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास, हमें जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर T यानी 8 पे ये HC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये H0 को यहाँ डिवाइड करो, तो हो जाएगा HC अपॉन H0 इक्वल टू 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर, राइट। इसको यहाँ लाओ, इसको वहां लेके जाओ, तो ये हो जाएगा T अपॉन TC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस HC अपॉन H0, ये स्क्वायर यहाँ जाओगे तो रूट हो जाएगा। अब ये TC निकालना है तो TC ऊपर लेके जाओ, रूट नीचे लेके आओ, तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। यस और नो, तो फॉर्मूला दोस्तों हमें मिल जाएगी। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो इसमें गलत क्या है, अब देखो जैसे HC जो है इसकी वैल्यू तो पुट कर दी, लेकिन यूनिट नहीं पुट किया। यूनिट यहाँ पे लिखो, क्या यूनिट, एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। अब यूनिट लिखोगे तो एम्पियर मीटर कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में जो T है उसका यूनिट क्या है, केल्विन, या डिग्री केल्विन बोल दो। तो फाइनल में आपको आंसर में क्या दिखेगा, यूनिट डिग्री केल्विन दिखेगी। इस तरह आप वेरीफाई कर ले कि मेरा आंसर का यूनिट भी सही आ रहा है, समझ गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर टीचर को बदला लेना है तो आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन देगा। क्या देगा, देखो सिनारियो बना के देगा, आप देखिए कि आपने फॉर्मूला समझ के पढ़ाई की नहीं। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि मटेरियल अगर सेम हो, मटेरियल अगर सेम हो तो हमेशा टीसी सेम रहता है। अगर सेम मटेरियल पे मैं दो अलग अलग टेम्परेचर यूज करूं तो मुझे HC अलग अलग मिलेगा। ये दोनों चीजें सेम होंगी, ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होगी। मतलब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे, इसकी वैल्यू हमने निकाली, दैट इज HC1 एंड दिस इज इक्वल्स टू H0 1 माइनस, मतलब यहाँ पे मैं T1 पुट कर रहा हूं, अपॉन TC का होल स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरा टेम्परेचर में लेता हूं, H0 तो दोस्तों चेंज नहीं होगा बिकॉज वो 0 के पे निकल रहा है, राइट, फिक्स क्वांटिटी है। दूसरा टेम्परेचर T2 है, TC भी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, चेंज नहीं होगा। तो इसमें मान लो वैल्यू है HC2। क्यों, क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। अब अगर ये दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, मतलब अगर ये मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो HC1 अपॉन HC2, एक मिनट रुको, HC2 इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसको इससे डिवाइड अगर दोस्तों हम करें, ध्यान से देखिएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, TC स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर डिवाइड बाय TC स्क्वायर। यहां पर भी वैसा ही कुछ, TC स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर डिवाइड बाय TC स्क्वायर। तो जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये TC, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर लिखता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, TC स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर, राइट। देखो जब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, तो ये दोनों के सिंप्लीफिकेशन है, जब डिवाइड होंगे तो दोस्तों ये स्क्वायर है इसका, हाँ यहाँ पे मैं लिख दिया गलती से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस होगा, मतलब TC स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर डिवाइड बाय TC स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। सो दिस इज एक्सप्रेशन which will be used when there is a condition in which same material we are using but at two different temperature conditions। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे सम आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को बेटर समझ सके कि कैसे आपको एग्जाम में इसके ऊपर सम आएंगे। देखो इस सम को दोस्तों, जिसके अंदर में क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल फील्ड एट 4.2 केल्विन, एट 4.2 केल्विन। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बताओ HC की वैल्यू क्या होगी। हमें इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसका नाम मैं T3 दे देता हूं फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ T3 अभी बच समझेगा। इसके लिए दोस्तों हमें HC3 पूछा जा रहा है, मतलब हमें ये पूछा गया ना, डिटरमाइन द क्रिटिकल फील्ड एंड आल्सो ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब दोस्तों जिसपे वो मतलब अपना ये आपने अगर मीजनर इफेक्ट पढ़ा रहेगा, अभी चलो थोड़ी देर में बताता हूं मैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम पे आते हैं, आगे पहले पढ़ लेते हैं कि मैं जो सिनारियो बता रहा था वो कौन सा है। For a given specimen of a superconductor, if the critical fields are 1.41 into 10 raised to 5 ampere per meter, unit देखना, and 4.205 into 10 raised to 5 ampere meter at 1.41 Kelvin and 12.9 Kelvin respectively, ये दो अलग अलग टेम्परेचर में दो अलग अलग HC की वैल्यू दी गई है। तो याद है भी हमने रिलेशन बताया था आपको, उस रिलेशन का दोस्तों हम यूज करके हम TC निकाल सकते हैं, मतलब वी कैन कंप्यूट व्हाट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। समझिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात चल रही है। एक बार आप क्रिटिकल टेम्परेचर निकाल लिया, आप H0 निकाल सकते हो फॉर्मूले में यूज करके। कैसे, देखो अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं ताकि आप मेरे कांसेप्ट जो मैंने बताया समझ सको। देखो ये फॉर्मूला दोस्तों भी हमने डिराइव किया था, एग्जाम में आपको डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने दिखाया क्योंकि कांसेप्ट मैंने समझा दिया है। ये में दिया, याद रखना इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए टेम्परेचर ये है, इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए टेम्परेचर ये है, तो हम ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट की। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे T1 जो इसके लिए टेम्परेचर क्या था ये, तो उसको यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे शायद पॉइंट का लोचा है, यहाँ पर दिया, एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से यहाँ पर 14.1 है, ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना कि पॉइंट मतलब शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, बट कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो T2 दोस्तों 12.9 और वैल्यू क्या है उसकी ये है, तो इसके बाद यहाँ पे T2, याद रखना एक्सचेंज मत करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा कर लेने के बाद
अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, अब इसको कैल्सी में डालो कुछ वैल्यू मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये मतलब जो भी इसका वैल्यू मिलेगा तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट टीसी सिंप्लीफाई करके, राइट। टीसी एक बार मिल गया तो आपको ओरिजिनल फॉर्मूला ये पता थी, ओरिजिनल फॉर्मूला में ये पता है, ओरिजिनल फॉर्मूले में एक टेम्परेचर पुट कर दो आप यहाँ पे टी, और ये वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। आपको टीसी पता चल गया, आप H0 पता चल जाएगा, एक बार H0 पता चल गया तो हो गया काम खत्म। अब जो दूसरा वाला कंडीशन दिया गया भाई, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में बताओ HC क्या होगा, तो आप H0 पुट करो, देखो H0 यहाँ पे निकाला हुआ है, आप H0 पुट करो और TC पुट निकाला, पुट करो, टेम्परेचर जो T दिया है वो पुट करो, यू विल गेट HC। दैट इज वेरी इजी, पर लेंथी था, 5 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो ये था दोस्तों जो थोड़ा सा टफ था। टफ मतलब क्या, कंसेप्ट पे था कि आपको पता है कि नहीं इस फॉर्मूले का मतलब, कि भाई अलग अलग टेम्परेचर पे भाई टीसी नहीं बदलेगा, H0 नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा HC और बदलेगा T। समझ गए अच्छे से। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं और आखिरी बता देता हूं, ठीक है, इससे जो सम पूछेंगे। आखिरी जो सम है दोस्तों आइसोटोप पे पूछा जाएगा। अगर आइसोटोप का मास चेंज हो रहा है तो उसका क्रिटिकल फील्ड जो है टीसी सॉरी क्रिटिकल जो टेम्परेचर है दोस्तों वो भी चेंज होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एट मास m1 is related to mass m2 with critical temperature, ये आइसोटोप के केस में होता है, ठीक है, with critical temperature Tc2 by relation of this, मतलब critical temperature into root of mass equals to critical temperature into root of mass, कंडीशन जो है दोनों अलग अलग, मास m1 के लिए यहाँ मास m, समझ गए ना, दिस इज मास फॉर फर्स्ट सिनेरियो, दिस इज मास फॉर सेकंड सिनेरियो। कैसे यूज करना है देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला भी तो कभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने पूछा नहीं है, बट हो सकता है पूछे क्योंकि रेफरेंस बुक में दिया गया है। दोस्तों द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सुपरकंडक्टिंग सैंपल इज 1.19 K विद मास ऑफ 26.91 ग्राम। मास का यूनिट नहीं दिया, जरूरत नहीं है, ठीक है, ग्राम हो या किलोग्राम हो मतलब नहीं हमसे। डिटरमाइन, क्यों नहीं मतलब बताऊंगा, डिटरमाइन द क्रिटिकल टेम्परेचर व्हेन द आइसोटोप्स मास चेंजेस टू 32.13। सुनो रे सुनो, ये रही फॉर्मूला, रूट मतलब रेज टू हाफ, है ना। अब दोस्तों हमें ये पता पहले सिनेरियो के लिए, दूसरे सिनेरियो के लिए हमें मास पता, ये नहीं पता, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, और मास की यूनिट जो भी अगर ग्राम होती थी तो भी कैंसिल ही होना था, इसलिए यूनिट नहीं दिया है, आर यू गेटिंग। तो इसलिए इसका जो भी यूनिट रहेगा मतलब ये वही फाइनल आंसर का यूनिट आएगा, और इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन होगा खत्म। समझ कितना आसान था, तो सिंपल सी फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है। इसके साथ दोस्तों चैप्टर हो गया खत्म। यही 4 तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट वाला दोस्तों हमारा जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट वाला हमारा जो कंसेप्ट है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दोस्तों मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में आपको जो है अच्छे न्यूमेरिकल तो कराऊंगा ही, अगले वीडियो में आपको जो है लेटाइसिस और सेमीकंडक्टर के जो वीडियोस हैं वो अपलोड मतलब सॉरी सेमीकंडक्टर के रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है वो कराऊंगा। अच्छा पहले मैं बता दूं सेमीकंडक्टर में किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर में टोटल जो है 3 तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा 3 तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कौन कौन से वो 3 तरीके के न्यूमेरिकल है, कुछ इस तरह दोस्तों 3 तरीके के न्यूमेरिकल है। एक आपसे पूछा जाएगा कंडक्टिविटी के ऊपर, बेसिक कंडक्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेंगे। रजिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आपसे दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा जाएगा डेंसिटी, एंड दिस इज एटॉमिक डेंसिटी, आई कैन से एटॉमिक डेंसिटी के ऊपर। ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में कवर, बेसिक मतलब कंसेप्चुअल है, अगर आपको नहीं ध्यान देंगे तो आपको समझेगा भी नहीं। दूसरा दोस्तों जो मैं दूसरे वीडियो में कवर कराऊंगा दैट विल बी बेस्ड ऑन फर्मी एनर्जी, फर्मी लिख दिया मैंने, फर्मी एनर्जी लेवल पे पूछेंगे प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड टाइप का दोस्तों जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा दैट विल बी द बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट, इज दैट क्लियर। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन समझा। ये 3 कौन से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैटेगरी न्यूमेरिकल तो बताया नहीं। तो दोस्तों पेपर सेट में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया मतलब दिया हुआ है, आप उसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि भाई कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी मतलब ये जो पहला पार्ट है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एटॉमिक डेंसिटी, इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। The resistance of any material is directly proportional. For example, if I have a conductor, it is inversely proportional to area, directly proportional to its length. जब दोस्तों हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको हम रो कहते हैं, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, ये लिख लो रेजिस्टिविटी। तो दोस्तों रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला यहाँ पर बनेगी AR/L। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी एक्चुअली मटेरियल।
तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। उसका क्या ज्यादा है? रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना कंडक्टिविटी कम, और जितना कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी कम उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा। इसलिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में इनवर्स रिलेशन रहता है। तो वी डिफाइंड कंडक्टिविटी एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। वी डिफाइंड कंडक्टिविटी एज इनवर्स ऑफ व्हाट? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की दोस्तों ये जो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब ए आर बाय एल, तो आई विल गेट एल अपॉन ए आर। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ व्हाट? कंडक्टिविटी। ये आपको नोट करना है क्योंकि हम एक और फॉर्मूला कंडक्टिविटी की देखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला है जिसका नाम है, द नेम ऑफ फॉर्मूला इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मींस कोई भी एक चार्ज कैरियर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेन करता है। तो फॉर्मूला इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E. तो Vd, that is the drift velocity divided by E, is the formula of mobility of charge carrier. So when we are talking about any metal which is pure metal, the conductivity is purely due to electrons, right? So if we are talking about pure metal, if we are talking about what? Pure metal, or we are talking about intrinsic semiconductor. क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? Intrinsic semiconductor. So if suppose if we have a pure n type या pure say p type semiconductor, तो उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ जो कंडक्टिविटी होगी that will be because of only one majority charge carrier, ठीक है। अगर मैं एक्सट्रिंसिक दोस्तों कंडक्टिविटी की बात करूं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोस्तों जो है वो आप जो है एक्सट्रिंसिक के अंदर आइदर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा, आइदर ड्यू टू क्या होगा? होल होगा। बट आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको सिनेरियो दिया गया होगा। मतलब आपके पास सिंपली अगर कोई सेमीकंडक्टर है जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की जो मात्रा जो है सेम होती है, तो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है। दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं उसे हम लोग दोस्तों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर आपके पास दोस्तों प्योर मेटल है कोई, या आपके पास है यहां पर मैं कहूंगा इंट्रिंसिक व्हाट? सेमीकंडक्टर। अगर मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर जो है होल के कारण भी मोबिलिटी होगी, मतलब मोबिलिटी या कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी विल बी ड्यू टू होल एंड द कंडक्टिविटी विल बी ड्यू टू क्या? इलेक्ट्रॉन। In case of pure metal, या in case of, or we can say in case of extrinsic semiconductor, extrinsic जिसके अंदर मेजोरिटी कोई एक ही चार्ज है, कंडक्टिविटी दोनों की वैसे ही होती है उसमें भी, पर मेजोरिटी एक होता है, दूसरे को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। कंडक्टिविटी प्योरली will be contributed by only one majority charge carrier, and इस केस में हम कहेंगे कंडक्टिविटी की हम फॉर्मूला में कोई एक ही चार्ज कैरियर जो है कंट्रीब्यूट करेगा। ध्यान सुनिएगा, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी आर इंटर रिलेटेड। इसका प्रूफ भी मैंने दोस्तों थ्योरी की वीडियो में दिया, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। रिलेटेड बाय द फॉर्मूला Ne mu। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मोबिलिटी। इस केस में दोस्तों ये होगा कि दिस विल बी द टोटल कंडक्टिविटी ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली फॉर्मूला भी यही होगी, बस यहां पर कुछ ऐसा होगा कि Ne मोबिलिटी ऑफ होल, और यहां पर होगा Ne मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर यहाँ पर E और यहाँ पर E क्यों यूज किया? क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सेम लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के, आपको पता है मतलब इमेजेस ही है ना। कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वैकेंसी एज अ होल कंसीडर की जाती है, तो उसका चार्ज भी हम इलेक्ट्रॉन के बराबर लेते हैं। जितने होल्स बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल्स बनते हैं, तो दोनों का डेंसिटी भी हम सेम लेते हैं, N और N। इसलिए दोस्तों फॉर्मूला Ne अगर मैं बाहर निकालू तो ये हो जाएगा म्यू H प्लस म्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम इंट्रिंसिक। अगर डोपिंग करोगे तो ऑब्वियसली दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, तो यहाँ पर दोनों N सेम होंगे नहीं उस केस में, ठीक है। पर ये एक बहुत ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर N टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें दोस्तों ये बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये नेग्लिजिबल होगा, तो इसको हम लेंगे ही नहीं, बचेगा ही एक ही टर्म, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, दोनों में से एक जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। किसमें? इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक। अच्छा, अगर आपको दोस्तों इतना समझ चुका है तो आइए मैं आपको बताता हूं इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। उसके पहले हम लोग जो है यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ये भाई E तो समझ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं चार्ज ऑफ कैरियर जो भी है, चार्ज ऑफ कैरियर मतलब जो भी वहां पे कैरियर है जो फ्लो करवा रहा है उसका चार्ज है ये। म्यू इज अ मोबिलिटी ऑफ कैरियर। व्हाट इज N हियर? N इज अ एटॉमिक डेंसिटी। याद रखिएगा, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर पर यूनिट क्यूब, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है। काउंट ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट मीटर क्यूब, पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब।
डेंसिटी, देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज करंट डेंसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय J, व्हिच इज करंट पर यूनिट एरिया। तो ये करंट डेंसिटी दोस्तों एरिया के टर्म में मेजर होती है, लेकिन ये जो है ना वो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में मेजर होता है, मतलब पर यूनिट क्यूब वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं, कितने कैरियर हैं, उसका काउंट क्या है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एन आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी दे सकते हैं और इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, चलो मैं आगे बताऊंगा, पहले न्यूमेरिकल पे आता हूं। ये दोस्तों आप इसका फोटो ले सकते हैं, दिस इज ऑल फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, तो फोटो ले लीजिएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, फोटो नहीं भी है तो मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया हूं, टेंशन की जरूरत नहीं है। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर दोस्तों में बोला गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 into 10 raised to minus 8 ओम, 1.72 into 10 raised to minus 8 ओम ये रेजिस्टिविटी है। तो ओम मीटर, ओके नॉट ओम ओनली, ऑब्वियसली ओम मीटर होगा ना यूनिट। तो रेजिस्टिविटी दी है, रेसिप्रोकल करोगे तो कंडक्टिविटी मिल जाएगी। कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, कैलकुलेट द मोबिलिटी, मतलब म्यू पूछा गया है, कॉपर का क्या होगा। अब देखो अगर रेजिस्टिविटी दी है तो रिवर्स करोगे तो सिग्मा मिल जाएगा, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन। तो म्यू हमें जो है पूछा गया है तो एन और ई देखते क्या है, गिवन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, तो ये दोस्तों हमारा एन हो गया। कैसे पता चला एन हो गया, कि दोस्तों दिस इज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में अगर काउंट दिया है दैट विल बी डायरेक्टली दैट कैन डायरेक्टली बी कंसीडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ एन। आर यू गेटिंग? तो इस केस में दोस्तों देखो फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टू एन ई म्यू, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.60 into 10⁻⁻⁹ जो बच्चा जानता है कूलम में। म्यू हमें निकालना है, एन हमें डायरेक्टली दिया है, सिग्मा हम निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेके खेला खत्म। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट बता दिया, सॉल्यूशन यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, इसमें गलत क्या है भी आपको बता देता हूँ। देखो पहले मैं दोस्तों रेजिस्टिविटी दी थी, रेसिप्रोकल किया, हमें कंडक्टिविटी मिल गई, राइट। उसके दोस्तों ये हमने सिग्मा इक्वल्स टू आपको पता है म्यू एन ई होता है, तो म्यू की फॉर्मूला होगी सिग्मा अपॉन एन ई। देखो ये सॉल्व करते समय दोस्तों कहीं पर भी यूनिट नहीं लिखा, फाइनल बच्चा जो है वो सोचता है कि क्या था म्यू का यूनिट क्या होता है वोल्ट, उसको कुछ वोल्ट सेकंड याद आ रहा था उसने लिख दिया और ये गलत हो जाएगा। ये यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत है, वोल्ट सेकंड नहीं है। तो एग्जाम में कैसे याद रखोगे कि इसका यूनिट क्या है, क्या जरूरत है, देखो बता रहा हूँ क्या यूनिट आएगी। तो दोस्तों यूनिट कुछ इस तरह निकाल सकते हैं हम लोग, देखो म्यू इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू नहीं सिर्फ यूनिट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये क्या है सिग्मा, दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यहाँ पर देखो सिग्मा हमने निकाला, देखो है ना, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी मतलब 1 अपॉन, ध्यान सुनना, सिग्मा क्या है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ओम मीटर डिवाइडेड बाय, अब समझ गए ना, दिस इज यूनिट ऑफ सिग्मा। अब इसी 1 अपॉन ओम को यहाँ पे मो लिख दिया है, एक ही बात है, मुझे लगा समझ रहे हो आप। सुनो व्हाट इज एन का यूनिट, एन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पर मीटर क्यूब, है ना, दिया गया है एन इज पर मीटर क्यूब m⁻³ मतलब 1 अपॉन मीटर क्यूब। व्हाट इज ई, इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कूलम, दैट इज सी, समझ गए। सो दोस्तों अब अगर ये ऊपर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मो इनटू कूलम, यहां पर आप छोड़ सकते हो, मतलब ये फाइनल यूनिट जो है बस यही लिखो ना, इसलिए कह रहा हूं जब यूनिट ये सब वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसके साथ यूनिट लिखो ताकि कैंसिल करके आपको समझे फाइनल यूनिट क्या आएगा। इस तरह एग्जाम में गलत यूनिट तो मत लिख के आओ, समझिए। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या होगा कि ये कैसे है, मतलब ये वोल्ट वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। देखो दोस्तों Q अपॉन T जो है वो करंट होता है, और करंट क्या होता है, करंट इज वोल्टेज अपॉन V इक्वल्स टू IR होता है, राइट। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो Q जो है उसकी फॉर्मूला बनेगी V अपॉन R इंटू T, मतलब Q का यूनिट क्या है दोस्तों कूलम, मतलब कूलम बराबर है V का यूनिट क्या है वोल्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, T क्या है सेकेंड, राइट। तो अब ये इन वैल्यूज को मैं ये C की जगह अगर लिख दूं तो इट विल बी V अपॉन ओम इंटू सेकेंड, तो ये और ये कैंसिल, और यूनिट आएगी दोस्तों मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, तो यहां पर क्या आएगा ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इस तरह दोस्तों आप यूनिट भी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन आप समझ चुके हो। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये देखिएगा। इसमें दोस्तों बोला गया था रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक आयन एस बी इंडियम एंटी मोडियम करके ये एलिमेंट होता है, अब देख लेना एक बार, नाम फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है। एट रूम टेम्परेचर इज रेजिस्टिविटी दी गई है, आई एम सॉरी, रेजिस्टिविटी इज गिवन टू अस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, याद है उसमें दोनों होल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, इज 2 into 10⁻⁻⁻⁴ ओम सेंटीमीटर। इफ द मोबिलिटी ऑफ रेजिस्टिविटी दी है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा कंडक्टिविटी, मोबिलिटी भी देके रखा है, देखो यूनिट दी है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड,
एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज 0.2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। होल का मोबिलिटी दिया, इलेक्ट्रॉन का दिया, याद है सम करते हैं हम लोग, याद है फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एन ई ब्रैकेट में मोबिलिटी ऑफ होल प्लस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में डायरेक्टली देके रखा है। डेंसिटी दोस्तों हमें दी गई है क्या, डेंसिटी नहीं दिया, ये हमें दिया गया कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में गलत क्या होगा, देखो व्हाट इज सिग्मा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी क्या दिया गया हमें दोस्तों, 2 इंटू 10⁻⁻1 ओम सेंटीमीटर। व्हाट इज एन नहीं दिया गया। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, हमें एन ही पूछा जा रहा है, ठीक है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ मतलब कैरियर, राइट। एन इंटू ई, व्हाट इज ई, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। म्यू एच एंड म्यू ई दिया गया, व्हाट इज दैट, 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और दूसरा है दोस्तों 0.2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। एंड सी, अब देखो गलत बच्चे क्या करते हैं इसमें, गलत ये करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर है तो बाहर निकालोगे, अगर ध्यान से सुनो ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए अगर मीटर स्क्वायर यहां से बाहर निकलेगा, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, 1/2 इंटू 10⁻⁻1 ओम, अगर ये सेंटीमीटर है, ये इस तरफ है, ओके, और बाहर ये दोनों सम है और बाहर ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर दोस्तों मीटर स्क्वायर बाहर निकालोगे तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, पूरे सबको सेम करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा इंटू 10⁻2 मीटर, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे ये क्वेश्चन में 0 मार्क्स आ जाएगा, 1 मार्क्स टीचर हो सकता है इक्वेशन के लिए दे दे। आप समझे कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूनिट को ध्यान में रखना। अब इस यूनिट को ध्यान में रख लिए तो n इंटू 1.60 इंटू 10⁻⁻19, देखो 6 प्लस 0.2 होके मिलके क्या हो जाएगा, मतलब बाहर लेने का मतलब मैं बता रहा था, जोड़ भी तो भी वही बात हो गई, 0.2 और 6 मिलके हो जाएगा 6.2, तो 6.2 मीटर स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय सेकेंड इंटू वोल्ट, ओके। तो दोस्तों अब ये मीटर यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट आपस में अरिथमेटिक होता है उनका, ठीक है। तो अब हम ये जो पूरे चीज को नीचे लेके आएंगे, यू विल गेट एन, यूनिट को भी नीचे लेके आओ, जो भी फाइनल यूनिट होगी वो एन की यूनिट होगी, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको एन की यूनिट पर मीटर क्यूब में मिलेगा आंसर। समझ गए अच्छे से, और अगर आप ये कन्वर्ट नहीं करते हो सब गलत हो जाएगा, तो इस चीज का याद रखिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में 200 मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर 200 सॉल्व तो किया गया है बट यूनिट नहीं लिखी गई है, और आप भी ऐसा करोगे तो एग्जाम में गलत होगा, ठीक है। तो याद रखिए यूनिट आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, करंट, कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस इन जर्मेनियम सैंपल ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे रखी है एंड थिकनेस ऑफ 0.01 मीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट पूछा है। दोस्तों दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन है I इज इक्वल टू V बाय R, राइट। वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस पता है क्या, नहीं, लेकिन मुझे पता है रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, मतलब कहीं ना कहीं खेल बन रहा है ना। देखो क्या यहाँ पे दिया गया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज दिस, मतलब n दिया गया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स दिया गया है, तो हम सिग्मा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सिग्मा इज इक्वल टू एन ई ब्रैकेट में म्यू एच प्लस म्यू ई, हमें ये दिया एन दिया ई पता है, तो वी कैन कैलकुलेट सिग्मा, बाय कैलकुलेटिंग सिग्मा वी कैन कंप्यूट रेजिस्टिविटी, वी कैन कंप्यूट व्हाट 1 अपॉन सिग्मा करके रेजिस्टिविटी मिल जाएगा, एंड वी नो दैट R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L बाय A। L मींस दोस्तों यहाँ पे थिकनेस लिया गया है, थिकनेस के अलोंग हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो लेंथ वो होगा अलोंग थिकनेस, ठीक है। तो L हमें ये दिया गया है, A हमें दिया गया, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया गया है, याद रखना दोस्तों ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, फिर से कन्वर्जन नहीं करोगे पूरा मार्क्स चला जाएगा। तो R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो भी आएगी इनटू L इज 0.01 मीटर है, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह दोस्तों ये कैंसिल होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये R की वैल्यू दोस्तों जो भी आएगी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, R की वैल्यू जो भी आएगी आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर R जो है दोस्तों ये हम यहाँ से निकालेंगे, R के लिए जो भी है कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, V हमें दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस टू वोल्ट एंड वी विल गेट करंट। इज दैट क्लियर? तो बड़ा आसान था, बस यूनिट कन्वर्जन में ध्यान देना था। यहाँ दोस्तों कैलकुलेशन के सारे पॉइंट्स आप इसे कर लो नोट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे पहले वही किया है कि पहले सिग्मा निकाला है, रेसिप्रोकल की रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करके R निकाला है, फिर V बाय R यूज किया है। सिंपल, आपको फ्लो पता ना जी, एल्गोरिथम पता चल गया, सब कुछ सिंपल है। चलो दोस्तों आगे बढ़ूं उसके पहले फिर से मैं आपको बताना देना चाहूंगा कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट भाई? एन वाला। सुनो व्हाट इज एन? दैट इज अ कैरियर डेंसिटी पर मीटर क्यूब में, पर यूनिट क्यूब में कितने
कैरियर्स है, राइट। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेता हूं, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेता हूं, तो उसमें कितने एटम्स होंगे उसके? मैं एटॉमिक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। जैसे कॉपर लिया, नहीं सॉरी कार्बन ले लिया, कार्बन का मैंने ले लिया 1 मोल। 1 मोल मतलब कार्बन का कितना दोस्तों? 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ अगर मैंने कार्बन ले लिया, अगर मैंने दोस्तों 12 ग्राम ऑफ कार्बन ले लिया, तो उसके अंदर एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। 6.022 भी बहुत लोग लेते हैं, कुछ भी लो, एटम्स, एवोगाड्रो नंबर, राइट। मतलब अगर किसी भी चीज का जितना एटॉमिक मास है, मतलब जिसका उसका जितना 1 मोल का वेट होता है, उतना अगर लेते हो तो उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं उसके। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 12 ग्राम में इतने कार्बन के एटम है, तो 36 ग्राम में कितने हो गए? आप बोलोगे सर इसका 3 गुना, लेकिन वो 3 मिला कैसे? तो ऐसा ना कि 36 ग्राम में पूछा गया है, मुझे पता है कि 12 ग्राम में इतना होता है, तो 36 डिवाइड बाय क्या कर दो? 12, तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको? 3 मिलेगा, राइट। तो अगर 12 ग्राम में इतना होता है तो 36 ग्राम में कितना होगा? 36 डिवाइड बाय 12 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब आसान सा कंसेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से मिल सकता है। मतलब बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपको ये पता है कि उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ले लो, उसके एटॉमिक वेट में इतने एटॉमिक वेट जो भी उतने ग्राम अगर उस एलिमेंट का लेते हो, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर अमाउंट ऑफ उसके एटम्स होते हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली उतना वेट नहीं ले रहे हो, उससे ज्यादा या कम ले रहे हो, तो कितने एटम होंगे? इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इसकी फॉर्मूला होगी कि आपने कितना लिया। जैसे मैंने 36 लिया, तो आपने कितना वेट लिया डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर या एटॉमिक वेट कितना है, मतलब 1 मोल में कितने उसके ग्राम है, मतलब उसका यहां पे मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल w से, इनटू एवोगाड्रो नंबर। मतलब एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं आपको। ये बोलेंगे कि कार्बन का हमने जो है 56 ग्राम लिया, तो बताओ उसमें कितने कार्बन के एटम है? तो आप बोलोगे कार्बन का वेट कितना है? 56, एटॉमिक वेट कितना है उसका? 12 इंटू एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.60223 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स होंगे। ये हो गया दोस्तों टोटल एटम आप कितना ले रहे हो। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं कि कभी कभी आपको डेंसिटी ग्राम में दी होगी, तो आपको उसको नंबर में निकालना होगा, क्योंकि एन हमेशा काउंट में होता है ना कि ग्राम में। इस बेसिस पे दोस्तों हमें जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का एग्जाम में आ सकता है, जो यहां पर है सी दिस। इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन पड़ेगा, सॉल्यूशन मत देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा आ रहा है, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन a sample of silicon if 1 in every million silicon atom is replaced by a phosphorus atom। this is very important question solution। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। पहले इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 मिलियन मतलब 10⁻6 1 मिलियन मतलब 10⁻6 सिलिकॉन है, तो उनके बीच में एक बेचारा फास्फोरस है, ठीक है। अज्यूम एवरी फास्फोरस एटम टू बी सिंगली आयोनाइज्ड, इसका मतलब होता है एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, मतलब 10⁻6 सिलिकॉन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कंडक्शन करेगा। आर यू गेटिंग? इस तरह की डोपिंग है। सिलिकॉन हैज मोलार मास ऑफ 0.028 ग्राम पर मोल, मतलब अगर आप इतने एक मोल में 0.028 ग्राम सिलिकॉन होता है, मतलब अगर आप इतना ग्राम सिलिकॉन लोगे तो उसमें सिलिकॉन के एटम कितने होंगे? जितना एवोगाड्रो नंबर होता है, मतलब दिस इज स्मॉल w जो मैंने बताया था। एंड डेंसिटी ऑफ 2300 ग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में जो सिलिकॉन है वो 2300 ग्राम है। देखो सिंपल सा लॉजिक बात है, अगर मैं 1 मीटर क्यूब एरिया लेता हूं और उसके अंदर सिलिकॉन है 2300 ग्राम, तो मैं सबसे पहले ये निकालूंगा कि भाई इसके अंदर कितने एटम्स है उसके, क्योंकि मुझे एन से मतलब है ना, एटॉमिक डेंसिटी से। तो मुझे पता है एटम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। कितना उसका एटॉमिक वेट दोस्तों? 0.028 ग्राम। जो मैं एटॉमिक वेट बोल रहा हूं मतलब आप समझ गए, मतलब वो 1 मोल में कितने ग्राम है, इनटू एवोगाड्रो नंबर। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ये 1 मीटर क्यूब में जो 2300 ग्राम है उसमें कितने सिलिकॉन के एटम है, कितने सिलिकॉन के एटम है। देखो सबसे पहले मैंने वही निकाला यहां पर, और इतने आंसर ये आएगा, मतलब इतने सिलिकॉन के एटम 1 मीटर क्यूब में है, 1 मीटर क्यूब में है। अब देखो 1 मीटर क्यूब में इतने सिलिकॉन के एटम है और 10⁻6 सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे? क्योंकि बोला गया ना कि एक फास्फोरस सिंगली आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 10⁻6 सिलिकॉन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इतने सिलिकॉन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ड्यू टू फास्फोरस? तो आंसर है डिवाइड बाय 10⁻6, है ना। तो इसको अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट ए पावर 25, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 मीटर क्यूब में। आप समझ गए? देखो 10⁻6 में अगर एक इलेक्ट्रॉन है और टोटल हमारे पास इतने सिलिकॉन एटम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे? तो इसको डिवाइड बाय 10⁻6 किया तो पावर 10⁻24 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमने पर मीटर क्यूब में ये सब कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है।
तो दिस विल बी द व्हाट, दिस विल बी द डेंसिटी, ये जो पूछा गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसके साथ साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बहुत फेमस है यूनिवर्सिटी का, जो अगेन सेम है। देखिएगा, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ अ जर्मेनियम सैंपल इफ डोनर इंप्योरिटी एटम्स आर एडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 पार्ट ऑफ 10⁶। सेम 10⁶ जर्मेनियम में एक डोनर एटम दे रहा है और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम टेक्स पार्ट, मतलब 10⁶ में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वही सारा कंडीशन है, बस यहाँ पर दोस्तों एटॉमिक वेट चेंज हो गया है और गिवन वेट दोस्तों यहाँ पर जो है हमें 5.32 ग्राम दिया गया है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में बोला गया है, तो आपका फाइनल आंसर एनवी पर सेंटीमीटर क्यूब निकलना चाहिए। समझ गए अच्छे से? तो बाकी कैलकुलेशन में दिखा दे रहा हूँ, कंसेप्ट सेम है, मुझे लग रहा है आप ये खुद कर सकते हैं समझ के, इतना तो आप होशियार बन गए होंगे। और उसके बाद एट द एंड हमें दोस्तों कंडक्टिविटी निकालनी थी, तो एक बार एन मिल गया तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर देखो सेंटीमीटर में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया था, आप पुट करके कैंसिल कीजिएगा। तो ये था दोस्तों पार्ट 1 न्यूमेरिकल का। अब मैं मिलूंगा आपको साथ पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। सेकंड पार्ट में मैं प्रोबेबिलिटी, फर्मी एनर्जी लेवल, हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और हम मिलर एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द, बहुत बहुत धन्यवाद।